स्वस्थ भारत के जीवंत फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अक्सर हम बातें करते हैं कि हम स्वस्थ रहते तो बिल्कुल बहुत अच्छा होता है, लेकिन कई बार कुछ ना कुछ कारण से, कभी हमारी लापरवाही के चलते या कभी कभी हमारी नासमझी के चलते बहुत सारी समस्याएं जो है स्वास्थ्य संबंधी वो आने लगती हैं। कई बार तंत्रिका तंत्र से संबंधित भी बहुत सारी परेशानियां होती हैं। उनमें से अगर हम बहुत ही प्रमुख एक समस्या की अगर हम बात करें तो वो है मिर्गी। जी हाँ, आज के जीवंत फोन इन कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको मिर्गी से संबंधित वो सारी जानकारियाँ देना चाहते हैं जो आप सबको ज़रूर जानना चाहिए कि मिर्गी क्या है, कैसे होता है, कैसे ठीक होता है। अगर मिर्गी का कोई जो पीड़ित है वो सामने आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। और साथ ही साथ आप हमें इससे संबंधित सवाल भी कर सकते हैं। तो उसके लिए जल्दी से हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए और उसके बाद हम अपने एक्सपर्ट से आपकी मुलाकात करवाएंगे। हमारा फ़ोन नंबर है 0651-2282-607। फ़ोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 0651-2282-607। तो इसी फ़ोन नंबर पर आप इसी समय हमें फ़ोन कर सकते हैं और मिर्गी से संबंधित जो भी सवाल आपके जहन में है हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अब आपको हमारे हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में है डॉक्टर संजीव शर्मा, जो सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी हैं और इस वक्त पारस हॉस्पिटल HEC रांची में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सर नमस्कार। सर, तंत्रिका तंत्र से संबंधित अगर सर बहुत सारी बातों का हम जिक्र करें, बहुत सारी समस्याओं का जिक्र करें तो कई सारी समस्याएं सामने आती हैं। तो उनमें से मुझे लगता है कि मिर्गी बहुत ही प्रमुख है एक उन सभी में से। इसलिए आज हमने मिर्गी विषय रखा है ताकि जो हमारे सुनने वाले हैं, हमारे दर्शक हैं, वो हमसे सवाल कर सकें और तब तक आपसे भी हम बहुत सारी जानकारियाँ हासिल करेंगे। तो सबसे पहले सर ये जानना चाहेंगे कि ये जो मिर्गी है वो होता क्या है? एपिलेप्सी और एक मिर्गी में अंतर होता है। अच्छा। एपिलेप्सी बोलते हैं कि दो अनप्रोवोक्ड सीजर अगर 24 घंटे के अंतराल में होता है तो उसे एपिलेप्सी कहा जाता है। या एक मिर्गी है और उसकी प्रोबेबिलिटी है कि बाद में आगे बढ़ के हो सकता है 60% से ज़्यादा 10 साल के अंदर, तो उसे भी मिर्गी एपिलेप्सी बोलते हैं। या कोई बच्चा है एपिलेप्टिक सिंड्रोम के हैं, उसे भी एपिलेप्सी बोलते हैं। तो एपिलेप्सी, हर मिर्गी एपिलेप्सी नहीं होता है। मिर्गी अलग है। एक कन्वल्शन होना, मिर्गी जिसको आम भाषा में कन्वल्शन बोलते हैं, वो बहुत कारणों से होता है, उसे एपिलेप्सी नहीं बोला जाता है। जी जी। तो ये मतलब कई टाइप्स इसको हम बोल सकते हैं, कई तरह हो सकते हैं। अलग अलग लक्षणों के आधार पर इसको जो है हम लोग प्रकार में बांट सकते हैं। तो इससे पहले कि हम प्रकार में बांटे, हम उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों के भी फ़ोन कॉल्स आने लगेंगे। लेकिन ये जो एक, जैसे आपने कहा एपिलेप्सी और मिर्गी, एक सीजर भी हम सुनते रहते हैं, तो ये क्या ये मिर्गी है या फिर ये भी कुछ अलग है, क्या है? प्रोवोक्ड फैक्टर से जो सिंगल सीजर आता है या 2 सीजर आते हैं उसे एपिलेप्सी नहीं बोला जाता। जैसे कि मान लीजिए प्रोवोक्ड फैक्टर, किसी का कोई डायबिटिक पेशेंट है और इंसुलिन ले रहा है, अचानक से शुगर कम हो गया और मिर्गी का दौरा पड़ा, उसे एपिलेप्सी नहीं बोलते हैं। जैसे अल्कोहलिक पेशेंट है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेता है या अल्कोहल 3-4 दिन से छोड़ के रखा है, तो उसे अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन रिलेटेड सीजर बोलते हैं या अल्कोहल विड्रॉवल सीजर बोलते हैं। उसी तरह से कोई मेटाबॉलिक कारण से, जैसे कैल्शियम कम हो गया और उससे मिर्गी आ गया, सोडियम कम हो गया उससे मिर्गी आ गया, उसे एपिलेप्सी नहीं बोलते। जी 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 जी। तो ये अगर मतलब जैसा आपने बताया सर कि ये लगता है मुझे कि कई सारे प्रकार हैं और ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो एक बार अलग से थोड़े हम प्रकार में जाएं और एक हमारे दर्शकों को भी थोड़ा क्लियर हो जाए कि क्या, किस लक्षण के आधार पर हम किसको क्या बोल सकते हैं। क्लासिफिकेशन जो इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी 2017 में इसे डिवाइड की है वो थोड़ा डिफरेंट है। कि फोकल कहने का मतलब है कि एक हिस्से से स्टार्ट होना, अंग के एक हिस्से से स्टार्ट होना। उसमें 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि मोटर, नॉन मोटर बोलते हैं। मोटर जैसे कि एक हाथ में झटका स्टार्ट हुआ या एक हाथ कड़क हो गया तो टॉनिक, क्लॉनिक, मायोक्लॉनिक, या सुबह उठते हैं हाथ से बर्तन एक हाथ से गिरता है या एक हाथ में झटके आते रहते हैं, या
एक हिस्सा अचानक से लूज पड़ जाता है, एटॉनिक उसको बोलते हैं। तो इस तरह के मोटर सीजर हो गए। नॉन मोटर में आप देखेंगे कि अचानक से लोग गुमसुम हो जाएगा या सराउंडिंग से लॉस्ट हो जाता है कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, 15 सेकंड 20 सेकंड्स के लिए, फिर अचानक से नॉर्मल हो जाएगा। तो वो बिहेवियरल अरेस्ट बोलते हैं उसको, सराउंडिंग से आप अलग हो गए। बच्चों में एक एपिलेप्टिक स्पैज्म होता है जिसमें अचानक से शरीर का हिस्सा कड़क हो जाता है और उसमें एक झटके के जैसा प्रतीत होता है, उसे ये सारे फोकल एपिलेप्सी में आते हैं। जनरलाइज्ड एपिलेप्सी दूसरा वैरायटी होता है जिसमें पूरे हिस्से में मिर्गी पैदा होता है और मरीज यूजुअली आँख ऊपर चढ़ जाती है, दांत लग जाना, दोनों हाथ में कंपन होना, कपड़े में पेशाब हो जाना या लेटरिंग कर देना। तो ये सारी प्रवृत्ति जनरलाइज्ड एपिलेप्सी में होती है। उसमें भी एक प्रकार होता है जो एब्सेंस एपिलेप्सी, जो टीचर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चों को जब स्कूल में पढ़ते देखते हैं, अचानक से लिखते लिखते वो गुमसुम हो जाता है और आँख की पुतली झपकने लगता है, जिसको एब्सेंस एपिलेप्सी बोलते हैं। ये पकड़ में आना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए टीचर्स को अलर्ट रहना चाहिए। कुछ अनक्लासिफाइड हैं एपिलेप्सी, वो भी एक वैरायटी होती है। तो डिफरेंट टाइप की एपिलेप्सी है। बिल्कुल, तो कई सारी चीज़ें हैं जो हम सबको जानना चाहिए और उम्मीद है कि इसमें बहुत सारी चीज़ों का हमें पता होता भी नहीं है अगर हम नॉर्मल तौर पर बात चलेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है सर कि आपने बिल्कुल अलग अलग तरह के एपिलेप्सी पर ये प्रकाश डाला है। अगर हम इसमें उम्र की बात करते हैं तो क्या ये जो जितने भी प्रकार हैं, उम्र से भी क्या इसके कुछ ताल्लुकात हैं या किस उम्र में क्या हो सकता है? हाँ, यूजुअली एपिलेप्सी 30 साल के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। 50 साल के बाद यूजुअली जो एपिलेप्सी होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है। जैसे मान लीजिए किसी को स्ट्रोक हुआ, उसके बाद उसे मिर्गी के झटके आने लगे, या ट्रॉमा हुआ, ब्रेन में इंजरी हुई है, उससे मिर्गी का दौरा आने लगा। तो ऑलवेज आपको ऑब्जेक्टिव एविडेंस मिलेगा ओल्ड एज के केस में। जैसे कि स्ट्रोक हो गया तो पोस्ट स्ट्रोक एपिलेप्सी, तो उसके लिए दवाइयाँ चलती हैं। ट्रॉमा में 7 दिन के बाद अगर मिर्गी आती है, उसको लेट ऑनसेट बोलते हैं, वो एपिलेप्सी में कन्वर्ट होता है, हाई चांस होता है, उसको पोस्ट ट्रॉमेटिक एपिलेप्सी बोला जाता है जी। उसी तरीके से बच्चों में, जैसे मान लीजिए कि गांव देहात में सुनते हैं कि दाई से डिलीवरी हुई, बच्चा लेट से रोया। बच्चा लेट से रोने के बाद उसे आगे चल के मिर्गी के झटके आने लगते हैं। तो ये सारे कारण जो हैं होते हैं कि आप प्रिकॉशन ले सकते हो कि डिलीवरी सही जगह पे हो। इसके अलावा अगर मान लीजिए नॉर्मल डिलीवरी भी होती है तो इन्फेंटाइल एपिलेप्सी होता है जी। जिसमें एपिलेप्टिक सिंड्रोम्स बहुत सारे हैं। ओटाहारा सिंड्रोम हो गया, लेनॉक्स-गास्टार्ट हो गया। यूजुअली पीडियाट्रिक एज ग्रुप की एपिलेप्सी जो 5 साल से 10 साल की उम्र की एपिलेप्सी है, अगर वो मल्टीपल टाइप की एपिलेप्सी हो रही है, सीजर्स आ रहे हैं अलग अलग तरह के, तो उम्मीद है कि वो नॉर्मल दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो पाता। मतलब दो 3 दवाइयाँ, उनकी 8 9 दवाइयाँ चलती हैं। बिल्कुल, हम ये अपनी बातचीत जारी रखेंगे सर कि किस तरह की दवाइयाँ फिर हमें जारी करनी है। उससे पहले एक दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो। हाँ हेलो हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? गौर सिंह सरदार। हाँ गौतम जी, कहाँ से बोल रहे हैं? चांडिल से बोल रहे हैं जी, सवाल करें। और आपको कितने समय मतलब बायां हाथ सुन्न हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। बाएं हाथ सुन्न होता है या झटका लगता है सर? सुन्न हो जाता है। अच्छा, उस समय आपको होश पूरा रहता है, चीजें समझ में आती हैं? नहीं। आप होश में नहीं रहते हो? जो बाद में तब लगता है। बाद में लगता है सर। यूजुअली रात में जो मिर्गी के दौरे आते हैं और लगातार आते हैं, या सूना पड़ जाना, या अचानक से मिर्गी आके मरीज का बेहोश हो जाना, या एक हिस्सा अचानक से काम करना बंद कर देना, ये फ्रंटल लोब एपिलेप्सी जो ब्रेन के आगे के हिस्से होते हैं उसमें ये कॉमनली होता है। यूजुअली ब्रेन के 3 हिस्से 4 हिस्से में अलग अलग प्रकार की मिर्गी आती है। जो फ्रंटल लोब एपिलेप्सी है वो यूजुअली रात में होता है,
एक साथ 3-4 एपिसोड होगा और आपको पता नहीं चलेगा कि ये आने वाला है। जी जी। बशर्ते कि टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी दिन में भी आ सकता है, रात में भी आ सकता है, लेकिन उसमें इंसान को एहसास हो जाता है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, घबराहट पैदा होगी, उल्टी जैसा महसूस होगा या अचानक से चक्कर आने लगेगा, ये सारी चीज़ें पहले से प्रतीत होने लगती हैं। जी जी। मतलब ये अभी जो इनको एक हाथ में जो सोते समय सुन हो जाता है तो क्या इनको करना चाहिए? सर आपको एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। आपके जो भी आसपास के न्यूरोलॉजिस्ट हैं उनको दिखाइए। कभी कभी नर्व कंप्रेशन होता है गर्दन में, तो उससे भी कन्फ्यूजन होता है लोगों को, इसलिए आप दिखाइए। एक वीडियो ईजी होता है जो रात में लगाया जाएगा आपको, जिससे ये पता चलेगा कि ये रियली में मिर्गी है या कुछ और चीज़ है। जी जी जी, बिल्कुल। तो इनको जल्द से जल्द एक न्यूरोलॉजिस्ट से दिखा लेना चाहिए। बिल्कुल। तो ये सर आप इस फ़ोन से पहले बता रहे थे कि जब बच्चों में होता है तो फिर किस तरह की दवाएं उनको देनी चाहिए? बच्चों में अब मल्टीपल दवाइयाँ आ चुकी हैं। यूजुअली उनका कंट्रोल, जैसे कल भी एक पेशेंट आई थी और उनका लगभग CMC वेलोर में भी उन्होंने दिखाया, लेकिन अभी भी 8-10 एपिसोड पर डे आते हैं। आप समझ सकते हैं उस घर में क्या स्थिति होगी जिसमें 8-10 बार मिर्गी का दौरा आना। जी जी जी। तो उस कंडीशन में ज़्यादा दवाइयाँ दी जाती हैं, मतलब 7-8 दवाइयाँ जाती हैं, उससे सीजर कंट्रोल होता है। कुछ एपिलेप्सी प्रोग्रेसिव होते हैं। यूजुअली जो बच्चों में ऑक्सीजन की कमी से ब्रेन डैमेज होता है या बच्चा लेट से रोता है, उसमें जो एपिलेप्सी होता है वो धीरे धीरे ठीक होने की प्रवृत्ति होती है। लेकिन इस पे हम चर्चा करेंगे। जो अभी आपने जो विषय छेड़ा है इस पर हम आएंगे। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्ते। कौन बोल रहे हैं? हाँ, नीरज कुमार। हाँ नीरज जी, कहाँ से बोल रहे हैं? गिरिडीह से। गिरिडीह से बोल रहे हैं जी, सवाल करें। मेरा सवाल यही है कि जब मैं मतलब रात को सोता हूँ तो अचानक मेरा मतलब पूरा हाथ पैर चुन्न मार देता है और मतलब कि हिलने डुलने की हालत में नहीं रहता है, अचानक होश में आते हैं, ऐसा क्यों? सर वो आप उस समय होश में रहते हैं, आपको खुद पता चलता है कि सुन्न मार रहा है? हाँ। मतलब जिस समय आपको चारों हाथ पांव में ऐसा होता है कि एक साइड होता है? नहीं, मतलब कि चारों साइड में। चारों साइड में। सर वो एपिलेप्सी नहीं है, हो सकता है एक सेंसेशन हो, पैरासोमनिया हो, स्लीप डिसऑर्डर हो, जिसमें कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। यूजुअली मिर्गी में मरीज होश में हो और चारों हाथ पांव सूना पड़ना बहुत अनलाइकली है, तो ये मिर्गी नहीं है। तो आप अपने डॉक्टर को दिखाइए, न्यूरोलॉजिस्ट को, उसमें बाकी सारी चीज़ें इवैल्यूएट की जाएगी, लेकिन ये मिर्गी नहीं है सर। जी जी। मतलब ये इस तरह के लक्षण जो हैं वो मिर्गी नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल अच्छी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि हम इसको समझ पा रहे हैं कि कौन से मिर्गी के अंतर्गत आता है या कौन से लक्षण मिर्गी के अंतर्गत नहीं आते हैं। क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा कि तंत्रिका तंत्र से, न्यूरो से संबंधित बहुत सारी समस्याएँ हैं जिनका जब तक हम सही तरीके से जाँच और इलाज जाँच नहीं कराएंगे उसका पता नहीं चलेगा। इसलिए जल्द से जल्द न्यूरोलॉजिस्ट से दिखा लें तो ये बेहतर होगा। तो सर सवाल से पहले आप बता रहे थे कि बच्चों में किस तरह से ये अलग अलग तरह से होता है। हाँ जी। तो वैरायटी है डिफरेंट टाइप की, उसी हिसाब से होता है। और कुछ एपिलेप्सी बच्चों में भी अच्छा प्रोग्नोसिस होता है। प्रसव के दौरान अगर कुछ गड़बड़ी होती है, बिल्कुल तो उस कंडीशन में बच्चा धीरे धीरे ठीक होता है। अगर वो बढ़ने लगे तो समझ जाइए कि वो केवल ऑक्सीजन की कमी से नहीं, उसे कुछ और भी साथ में हुआ है जिसके कारण उसे प्रॉब्लम हो रही है। जी जी जी। मतलब कि गर्भावस्था के समय भी इस तरह के जो है समस्या वो हो सकती है। बिल्कुल जी। प्रेगनेंसी के समय सबसे इम्पॉर्टेंट जानने की ज़रूरत है कि मिर्गी की दवाइयाँ ना देना वो ज़्यादा हजार्डस है। अब बहुत सारी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं जिसमें नॉर्मल डिलीवरी होता है। मैंने अपने करियर में लगभग मोर देन 1000 डिलीवरी देखी है जो मिर्गी के मरीज हैं, जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आया है, बच्चा भी स्वस्थ होता है। लेकिन अगर आप दवाइयाँ नहीं लेते हैं टाइमली तो उम्मीद ये होती है, प्रवृत्ति ये होती है कि मिर्गी आए। मिर्गी आने से ऑक्सीजन की कमी अचानक से बच्चे में आती है और बच्चे में डैमेज हो सकता है ब्रेन। जी जी जी। ठीक है, तो इसलिए मिर्गी की दवाइयाँ रेगुलर खाएं, बिल्कुल अपने डॉक्टर से कंसल्ट में रहें
और अच्छे से डिलीवरी कराएं। बिल्कुल, मतलब मिर्गी से पीड़ित अगर कोई महिला है या लड़की है कोई, तो जैसे शादी ब्याह में भी कोई समस्या आ सकती है, इस तरह की शिकायत लेकर आते भी होंगे आपके पास में? जी। हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जो जैसे पता चला कि मिर्गी है, प्रेगनेंसी है, तो परिवार उसे छोड़ देता है। जी। पहली बात ये समझने की ज़रूरत है कि मिर्गी के मरीज हमारे और आपके जैसे ही हैं, बस बशर्ते उन्हें एक सीज़र आता है जो वेल कंट्रोल्ड किया जा सकता है दवाइयों से। 70% मिर्गी दवाइयों से कंट्रोल हो जाती है। उसी तरह से पेशेंट बहुत हजारीबाग से आते हैं, पेरीफेरी से आते हैं कि सर मिर्गी आ रहा है, अब हस्बैंड ने छोड़ दिया है, बट उनकी जब डिलीवरी हो जाती है और बच्चा हेल्दी पैदा होता है तो फैमिली का एक्सेप्टेंस बढ़ता है जी। तो ये चीज़ें अगर केयर पेरेंट्स के साइड से या ससुराल के साइड से अच्छा मिलता है तो एक पॉजिटिविटी भी आती है कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है फिर भी मैं आराम से हूँ। तो ये समझने की ज़रूरत है कि मिर्गी कोई ख़राब बीमारी नहीं है, बहुत लोगों को होता है लेकिन कंट्रोल हो जाता है। कंट्रोल हो जाता है और सही समय में जो बिल्कुल जैसा आपने बताया है शुरू से कि जांच सही समय पे हो जाए और इलाज शुरू हो जाए, दवाएं प्रॉपर मिलने लगे तो बिल्कुल ये कंट्रोल में रह सकता है। और न सिर्फ शादी ब्याह बल्कि बच्चा आगे चलकर भी, मतलब वो बच्चा भी है वो मिर्गी से बिल्कुल अफेक्टेड नहीं होता बिल्कुल है। नहीं मैडम जी, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि जो पीड़ित है, जो गर्भावस्था के समय उनके बच्चे में भी ये आएगा। तो ये बहुत अच्छी जानकारी सर आपने दी है। ये एक अवेयरनेस की भी बात है, लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे अगर हम मिर्गी की बात कर रहे हैं, ज़्यादातर ये दिमाग से प्रभावित है, तो ये दिमाग के किस हिस्से को ज़्यादा प्रभावित करता है? कौन सा हिस्सा इन्वॉल्व होता है ज़्यादा? मैडम अलग अलग ब्रेन के हिस्से में अलग अलग प्रकार की मिर्गी होती है। अच्छा। यूजुअली जो एडल्ट में कॉमन होता है वो टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी होता है। बच्चों में एक्स्ट्रा टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी ज़्यादा कॉमन है। टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी में ये पाया गया है कि बचपन में 5 मैक्सिमम लोगों में, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी यही बताती है कि 80% जो टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी के बच्चे होते हैं उसमें 5 साल से कम उम्र में बुखार लग के बेहोशी होती है या मिर्गी का दौरा आता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे में जो फेब्राइल सीजर है उसको प्रिवेंट किया जाए। जी। जैसे बच्चे को बुखार हो, अगर अचानक से बुखार बढ़ने लगे तो पैरासीटामोल आप दीजिए, ठीक है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट में रहिए, रादर देन कि उसे फीवर में छोड़ देना तो मिर्गी की प्रवृत्ति होती है। और उसमें अगर ज़्यादा मिर्गी आता है तो इन फ्यूचर चांस रहता है कि बीच में 12-15 साल के बाद उसे एपिलेप्सी हो जाता है, जिसको टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी बोलते हैं। टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी में मरीज अलग अलग तरह की, एक छोटी मिर्गी भी आएगी उसमें जिसमें मरीज अचानक से गुमसुम हो जाएगा, शर्ट का बटन खींचेगा, पैंट खींचेगा, ये सारी चीज़ें, और गुमसुम होकर फिर सो जाता है या लार मुंह से निकलने लगता है। तो ये कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर जिसको बोलते हैं और टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी में बहुत कॉमन होता है। ये इसके अलावा फ्रंटल लोब एपिलेप्सी होता है। फ्रंटल लोब एपिलेप्सी में यूजुअली जो मैंने बताया कि रात में ज़्यादा होता है, एक साथ मल्टीपल होगा और उसमें मरीज को पता नहीं चलेगा कि कुछ होने वाला है, और उसमें कुछ पॉस्चर होते हैं। अभी दिल्ली से भी एक पेशेंट आए थे हमारे पास जिनको फ्रंटल लोब एपिलेप्सी है, तो जांच में पता चला एक छोटा सा सूजन है फ्रंटल लोब में, जिसके लिए हमने दवा स्टार्ट की और बिल्कुल ठीक है अब। जी जी जी। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि डिफाइन करना है पहले कि किस तरह की एपिलेप्सी है। ऐसा नहीं कि मिर्गी आया और आपने दवा दे दी कुछ भी, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल, प्रकार जानना और उसके लक्षणों को समझकर ही दवा जो है इलाज है। इलाज की बात अगर करते हैं सर, तो आपने बहुत सारी बातें बताई हैं। इसमें सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं, हम ये भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानना ज़रूरी समझते हैं कि अगर हमारे सामने किसी को मिर्गी का दौरा पड़ रहा है या किसी तरह के जो झटके हैं वो आ रहे हैं या कुछ अनकॉमन जैसा लग रहा है, तो फिर वो हमें क्या करना चाहिए? जो सामने खड़ा व्यक्ति है उसे क्या करना चाहिए? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इस सोसाइटी के लिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए कि आपके आसपास में किसी को मिर्गी का दौरा आ रहा है तो आप उसे बाएं करवट लेटा दें, आसपास से कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट हो वो सब हटा दें और उसका एक वीडियो बना लें।
जी। वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी है कि डायग्नोसिस में कंफर्म करने के लिए कि हमें वीडियो देख के पता चल जाता है कि ब्रेन का किस हिस्से से मिर्गी आ रहा है। हाँ। क्योंकि 70% जांचों में कुछ नहीं आता है, ईईजी भी नॉर्मल आएगा, एमआरआई भी नॉर्मल आएगा, लेकिन जो एक्टिविटी उस मिर्गी के दौरान होगी उससे हमें पता चल जाता है कि किस तरह की मिर्गी है। इसमें आप कभी भी मुंह के अंदर आप चम्मच ना डालें। चम्मच डालेंगे तो दांत टूट सकता है और वो सांस की नली में जाके मरीज का डेथ भी करा सकता है। कभी नाक बंद करने की कोशिश ना करें, ऑक्सीजन की कमी से ब्रेन डैमेज भी हो सकता है, अचानक से सांस रुक भी सकती है। तो ये सारी चीज़ें कभी ना करें। और उंगली ना डालें, उंगली क्योंकि आपकी उंगली कट जाएगी लेकिन मिर्गी आप रोक नहीं पाइएगा। आप सिर्फ बाएं करवट करके एक वीडियो बना लें, बिल्कुल मोजा जूता कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ बाएं करवट करके एक वीडियो बना लें। वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहता है हमारे लिए भी। और पेशेंट का बेसिकली बाएं करवट करने का मतलब यही है कि सीज़र के समय मुंह में जो लार बनता है वो लार सांस की नली में ना जाए और निमोनिया ना कराए, बस। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर ये इस स्टेप्स में हम गलती करते हैं तो मौत तक भी हो सकती है, सांस रुक सकता है, तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। सवाल और आ रहे हैं दर्शकों के, लेकिन समय अब हमें इजाज़त नहीं दे रहा है सर। 1 मिनट का समय है, चलते चलते अगर कोई संदेश आप देना चाहें। देखिए, 70% मिर्गी वेल कंट्रोल्ड हो जाती है दवाइयों से। 30% मिर्गी जो 2 दवाइयों से अप्रोप्रिएटली चूजन दवाइयों से नहीं कंट्रोल होती है, उसे ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी बोलते हैं, जिसके लिए कैंडिडेट सेलेक्ट किया जाता है कि क्या ये फिट बैठता है सर्जरी के लिए या नहीं बैठता है। आपके लिए मैसेज ये है कि आप कभी भी मिर्गी का दौरा आए, इस तरह का प्रवृत्ति हो, तो आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट से मिलिए और इस तरह की कोई प्रवृत्ति ना करें कि मुंह में नाक दबा देना है, मुंह बंद कर देना है या मुंह में चम्मच डालना है, ये सब चीज़ें ना करें और डायग्नोसिस करा के प्रॉपर तरीके से उसका इलाज कराएं। ये हमारे और आपके जैसे ही इंसान होते हैं, कोई अलग मेंटल डिसऑर्डर नहीं है। ये एक मिथ है जो पेरीफेरी में हम देखते हैं कि लोग झाड़ फूंक भी स्टार्ट कर देते हैं। ये सारी चीज़ें प्लीज़ ना करें। जी जी बिल्कुल। बहुत अच्छी, बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश भी आपने दिया है, महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ साथ। डॉक्टर साहब, तो आप यहाँ पर आए, आपका कीमती वक्त हमें मिला है, महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं आपने, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी जिन्होंने हमें फ़ोन किया है, उनको भी हम बहुत सारे धन्यवाद देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।